मायावती के खिलाफ या बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान न दिया जाए। इसके बाद उनका ना आना इस बात को बिल्कुल प्रदर्शित कर चुका है। बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके बाद पिछले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ है, तो दोनों सेकुलरिज्म विचारधारा के लिए जो बाबा ने आते ही कहा था ना, गड्ढा मुक्त, उसका उनका सीधा अर्थ है गड्ढा युक्त। मतलब पूरे प्रदेश में हर सड़कों पे गड्ढे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है। और नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। जब नेता और पत्रकार आमने सामने होते हैं तो मुद्दों की बौछार होती है। पत्रकारों के प्रश्नों पर नेता कभी पीछे नहीं हटता, जवाब भी उनके पास होता है। लेकिन सवाल जवाब जब जनता देखती है, सुनती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर नेता कैसे दे रहा है। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन शख्सियत का नाम रमेश श्रीवास्तव है। बलिया से निकले लखनऊ जैसे राजधानी में अपनी अलग भूमिका बनाने वाले, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और कांग्रेस से 2 बार लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले रमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं मौजूदा राजनीति पर, आगामी लोकसभा चुनाव पर। समाजवादी पार्टी से राजनीति करने वाले रमेश श्रीवास्तव के विचार क्या हैं? क्या एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन किस भूमिका में होगी? किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य दल एनडीए के सामने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? आइए इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं रमेश श्रीवास्तव जी से। सर, भाजपा का नारा है 400 पार। असंभव है। जिस तरह जुमलेबाजी करना उन लोगों की आदत है, ये भी एक जुमला ही है। 400 पार कैसे संभव है? कई प्रांत ऐसे हैं जिसमें पूरे प्रांत की सीट वो जीत चुके हैं, तो क्या उससे ज़्यादा सीटें जीत लेंगे? आपकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी औकात पता चल जाएगी। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रखा है, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, सांप्रदायिकता के नाम पे देशों में आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है, अपराधियों पर यदि कार्रवाई की जा रही है, तो बहुत से ऐसे अपराधी जो खुल्ला घूम रहे हैं, नौजवानों के अधिकारों की, रोजगार के आज आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं। ये वही कहावत मैं कह सकता हूँ कि बंदर के हाथ में उस्तूरा, उसे पता ही नहीं कि उस्तूरा कहाँ चल जाए। आज पूरे नौजवानों के भविष्य अंधकार में है। और अब की बार उत्तर प्रदेश अलायंस में चुनाव लड़ रहा है भाजपा का अगेंस्ट। और देखिएगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जैसा अखिलेश जी नारा दिया है ना, 80 हराओ, अब किसी एक सीट जीतने के लिए उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूती से सिस्टम से चुनाव लड़ने का तरीका अपनाया है, कैंडिडेटों के उसी हिसाब से जातिगत आंकड़ों से कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है। और मुद्दों की बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कहते हैं कि मैं गरीबों को राशन दे रही हूँ, आयुष्मान कार्ड दे रही हूँ और तमाम चीज़ें दे रहे हैं, जिससे आज गरीब तबका जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, किसी भी समाज को यदि काहिल करना है तो उसे मुफ्त का सामान दिया जाता है। कोरोना काल में एक संकट काल था भारतवर्ष में, उस समय तो जिस तरह से मुफ्त राशन दिया स्वागत योग्य है। लेकिन आज इन कारण से उद्योग धंधों पे कितना असर पड़ा है लोग जानते हैं। आज उद्योग धंधा जो यही मजदूर गांव में रह जा रहे हैं, जब शहरों में जाते हैं तो उद्योग करते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण होता है। आज राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा बाधा ये बना है। ठीक है, जिनके पास आर्थिक कमजोरी है उन्हें राशन मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को कमज़ोर कर देना, काम से विमुक्त कर देना, ये ठीक नहीं है। रह गई उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में अब की अलायंस जिस तरीके से आई है सामने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम लोगों के मन में ये धारणा जन्म ले लिया है कि नहीं, यदि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया जाएगा तो ये जो जुमले की सरकार चल रही है पूरे देश में, पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। स्पेशली आप तो मान लीजिए सोशल मीडिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या स्थिति है सब लोग जान रहे हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी तैयारी को दिखाया जा रहा है, इसलिए लोग जान रहे हैं। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि अलायंस में कितना दम है और सेकुलरिज्म समाज के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए सब मिल के पूरी ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोका जाएगा। तो रमेश जी, जैसे आपने कहा कि इस बार भाजपा को पता चल जाएगा, 2019 में चुनाव हुए थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में थी। 80 सीटों पर गठबंधन, बात करें सपा और बसपा के 16 सीटें आई थी, जिसमें करीब 5 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में, 11 सीटें 10 सीटें आपके बहुजन समाज पार्टी, 1 सीटें कांग्रेस की आई थी। तो 16 सीटों पे समेट कर रह गई थी। लेकिन अब
समाजवादी पार्टी के साथ जो बहुजन समाज पार्टी अलग है, अब कांग्रेस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि पूर्वांचल में आज भी बसपा का वोट बैंक मजबूत माना जाता है। ऐसे में बसपा आज इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, फिर भी आपका दावा है कि 400 पार जो देश की बात हो रही है 400 पार, और 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि 80 सीटों पर जहां भाजपा कह रही है कि हम 70 से अधिक सीटें ले जाएंगे, वहीं आप कह रहे हैं खाता नहीं खुलेगा। देखिए, ऐसा है कि अब इस बात स्थापित हो चुका है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो उसी तरीके से काम करती है जैसे भारतीय जनता पार्टी है। पिछले चुनाव की जहाँ तक बात है, अलायंस में सपा बसपा लड़ी थी, तो बस सपा के लोगों ने तो बसपा को वोट दे दिया था, लेकिन बसपा के लोगों ने सपा को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था। और पिछले कुछ दिन के घटनाक्रमों को यदि आप जोड़ लेंगे या वर्तमान अलायंस में मायावती का ना आना, तब जबकि अखिलेश जी ने स्वागत किया था, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था, उनको सम्मान देने की पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की कि मायावती के खिलाफ या बहुजन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान न दिया जाए। इसके बाद उनका ना आना इस बात को बिल्कुल प्रदर्शित कर चुका है कि बहुजन समाज बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके बाद पिछले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस और सपा का अलायंस हुआ है, तो दोनों सेकुलरिज्म विचारधारा के हैं, समाज के उत्थान के लिए बहुत से काम किए गए हैं। और मैं तो लखनऊ में हूँ, चूँकि नौजवानों के बीच में हम लोग छात्र राजनीति की वजह से रहते हैं। आप किसी भी नौजवान से अखिलेश जी की जो प्रगति का काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, नहर हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, तमाम IT हब है, पराग है, अमूल है, इतनी अनगिनत चीज़ें हैं नोएडा की। तो आज आप लखनऊ तक में देखेंगे तो सड़कें दोबारा कभी नहीं बनी हैं। या आप मान के चलिए, जो बाबा ने आते ही कहा था ना, गड्ढा मुक्त, उनका सीधा अर्थ है गड्ढा युक्त। मतलब पूरे प्रदेश में हर सड़कों पे गड्ढे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है और जनता इसे देख रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित इनके अराजक विकास और इनकी अराजक गतिविधियों पे अंकुश लगाएगी और इस अलायंस को जिताएगी। रह गई बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, पिछला विधानसभा के चुनाव इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि बहुजन समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है। सर, अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा था, लेकिन बसपा का वोट सपा पे नहीं चढ़ा, सपा का वोट बसपा पे चढ़ा। तो यानी कि संकेत आप ये दे रहे हैं कि बसपा का वोट भाजपा पे चढ़ गया। तो फिर वहीं मायावती का ये दावा है कि इस बार अपने दम पे हम चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ तालमेल नहीं रखेंगे, अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। फिर एक तरफ आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में बसपा आ सकती है, तो फिर भी तो भाजपा को फायदा होगा। तो जब भाजपा को फायदा होगा तो फिर कैसे इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा? देखिए, उनका वोट बैंक खिसक चुका है और मनुवादी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी के जो गरीब तबके के लोग हैं, स्पेशली एसटी लोग, तो वो लोग मनुवादी पार्टी मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट, जो कैडर वोट है, बेस वोट है, वो नहीं जाएगा। वो इसी अलायंस के साथ आएगा, कांग्रेस और सपा के साथ आएगा। और मायावती जी की आज मैं कह दे रहा हूँ, आप भी याद रखिएगा, 0 सीट पाएंगी। 1 सीट खाली बलिया में। उमाशंकर जी को मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोकप्रिय नेता है, विकास पसंद है, तो बलिया की जनता ने उन्हें जिता दिया। अन्यथा पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 1 भी सीट नहीं पाई है। सिर्फ 1 सीट यही उमाशंकर जी अपने व्यक्तिगत छवि के कारण चुनाव जीते हैं। उसी तरह लोकसभा में होगा। वो कह रही है कि चुनाव के बाद अलायंस की बात करेंगी, जब सीट होगा तब न अलायंस की बात करेंगी। उनको 0 सीट आना है। जो उन्होंने धन संपदा के आदि एकत्रित कर रखा है उसे बचाएं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों में जो काम कर सकती है वो करें। लेकिन अब की सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के बीच की लड़ाई है, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। देश का हर नागरिक, हर आदमी ये चाहता है कि पूरे वतन के लोग किसी भी जाति, पंथ, मजहब के हों, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। क्योंकि जब सब मिलजुल कर रहते हैं तो समाज खुशहाल होता है। आपस में वैमनस्य रहेगा, मतभेद रहेगा, नफरत रहेगा तो लड़ाइयाँ होंगी। ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो देश के अमन चैन के लिए अब की इन सांप्रदायिक ताकतों को देश की जनता रोकेगी और इस अलायंस की सरकार को बनाने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारों की निगाह होती है, खासतौर पे बड़ी पार्टियों की। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से निकल के देश की सत्ता में जाती है, व्यवस्था में जाती है। और यही उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश में किसकी सत्ता होगी। पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, ये बार बार आप सुने होंगे स्टेजों पे, अखबारों में, कि हमने माफिया राज ख़त्म कर दिया, आतंक ख़त्म कर दिया। और जो माफिया राज सपा पे सरकार में थी, बसपा में थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि वर्तमान में मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए माफिया डर से गायब हो चुके हैं।
बहुत से माफियाओं को मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो सैकड़ों गाड़ियों से चल रहे हैं, उनके पीछे आगे पीछे कम से कम सैकड़ों पुलिस वाले चल रहे हैं। क्या वो माफिया नहीं है? मैं भी सहमत हूँ कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दूसरे पार्टी का है तो वो अपराधी है, आपके पार्टी तो अपराधी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या आप जानते नहीं इस बात को? इसी तरीके से भेदभाव हो रहा है। साफ है, सैकड़ों ऐसे माफिया हैं जो कि सैकड़ों गाड़ियों काफिले चल रहे हैं। इसी आपके, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके उदाहरण हैं। बहुत से लोगों पे बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। बहुत से ऐसे माफिया जो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, 100 गाड़ियों से घूम रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? अपराध पे अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी है और निष्पक्ष भाव से सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दिख नहीं रहा है। आपके सामने है, एक नहीं 100 25-50 नाम तो मैं तुरंत गिना सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये फिर मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश का ये दावा है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है, लेकिन विपक्ष कहता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी पलायन हो रहे हैं, उद्योग धंधे आज नहीं हैं, लोग बड़े शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या उद्योग धंधों की बात होती है? देखिए, मैं बड़े खुले शब्दों में कहूँ कि आज से 1 दशक पहले जब से नोटबंदी हुई है, उसके पहले एक अद्भुत माहौल भारतवर्ष में आया था। हम लोगों ने संघर्ष करते करते, देश के हर नागरिक ने, न कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, देश के एक मजदूर ने, किसान ने, इंजीनियर ने, एक प्लम्बर ने, एक बढ़ई ने, एक सब ने मिलकर देश का उद्धार किया था। और आने वाले पिछले दिनों में देश एक अंगड़ाई लिया था। हमारा लिविंग स्टेटस चेंज हो रहा था। हमारे अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे सब चीज़, होटल मोटल, सब चीज़ें बनना शुरू हो गया था। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जब से नोटबंदी हुआ है, देश अभिशप्त हो गया है। आम आम मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि घर की स्थिति क्या है। अभी तो बुरा है, अभी इतना बुरा होगा कि लोग आत्महत्या वर्तमान में कर रहे हैं। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये बहुत ही दुखद है। जिस तरह विकास को लोगों को दिखाया जा रहा है, आप बताइए किस मद से इतना पैसा आएगा? मनमोहन सिंह जी ने 27% RBI का रिजर्व फंड रखा था, 9.5 लाख करोड़। दुनिया के जितने बैंकर्स हैं वो 14 से 18% रिजर्व फंड रखते हैं, लेकिन भारतवर्ष में चांस की बात है कि एक समझदार पढ़े लिखे आदमी के हाथ में देश था। उन्होंने 27 रिजर्व फंड RBI का रखा था कि दुनिया में कभी भी आर्थिक मंदी आती तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डोल जाती, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डोलती। लेकिन उस रिजर्व फंड से में भी तमाम पैसे ये RBI के गवर्नरों को बदल के, नॉन इकोनॉमिस्ट गवर्नर को बदल के तमाम पैसा ये खा चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा खा चुके हैं। तमाम उद्योगपतियों के हजार करोड़, लाख करोड़ के आसपास ये कर्ज माफ़ कर चुके हैं। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है अभी ना, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की वजह से आया है, और जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन खुल जाएगा किस तरीके से काले धन को लोगों को माफ़ करके किस तरह से धन बटोरा गया है। फिर कल इन लोगों ने राष्ट्रपति के यहाँ ये ज्ञापन लगवाया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से कि इसे रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्या देश को जानना नहीं चाहते हैं कि किस इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से किस तरीके से किसने कितना पैसा किसको दिया है? लगभग 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी है। किसने दिया? क्या देश को जानने का हक नहीं है? क्यों इन सब चीज़ों को रोक रहे हैं? इतना ईमानदार हैं तो ये देखिएगा आप। अभी 2 दिन का वक्त है, 15 तक चुनाव आयोग को अपने उस पे पोर्टल पे लॉन्च करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन इन लोगों ने पूरी प्रयास क्षमता लगा दिया है कि राष्ट्रपति के यहाँ से उसे रोक दिया जाए। लेकिन कब तक अंधकार रहेगा? ये प्रकृति का नियम है। अंधकार रहेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 आते आते उजाला होने लगेगा और 6, 7, 8 बजते बजते सूर्य भी निकल आएगा। इसी तरह से इन लोगों के पाखंड, इन लोगों ने जिस तरीके से पूरे देश को एक भ्रम जाल फंसाया, इनका यह तिलस्मय माया जाल टूटेगा और देश फिर इनके चंगुल से निकल के अपने उसी अंगड़ाई को लेकर आगे बढ़ेगा जैसे पिछले दिनों था। चलिए, बात हो रही थी रमेश श्रीवास्तव जी से राजनीतिक मुद्दों पर, देश के भविष्य को, देश के चुनाव पर, कि राजनीतिक दलों पर, कि पहले की सरकारों में आज की सरकार में क्या अंतर दिखा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।